और आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। तो छात्राओं से फोन पर अश्लील बातें करने वाले कलंकित कोच नरेंद्र शाह और उसकी पत्नी की गुंडागर्दी आज सबके सामने खुलकर आ गई है। हालात ये थे कि चोरी और सीनाजोरी की कंडीशन हो गई और नरेंद्र शाह की पत्नी मीडिया पर ही भड़क गई और बदसलूकी पर आमादा हो गई। दून अस्पताल के बाहर रिपोर्टिंग कर रही न्यूज 18 की रिपोर्टर भारती सकलानी के साथ नरेंद्र शाह की पत्नी ने पहले तो धक्का मुक्की की और फिर काफी गंदी बातें बोलने लगी। यही नहीं, नरेंद्र शाह की पत्नी यहां पर नहीं रुकी, आगे बोलती रही और कहा कि जो भी नरेंद्र शाह ने किया है पूरी तरीके से सही किया है। इस दौरान न्यूज 18 रिपोर्टर भारती सवाल पूछती रही और ये कहती रही कि नरेंद्र शाह की पत्नी गुस्सा हो रही है, लेकिन नरेंद्र शाह की पत्नी गुस्सा नहीं थी, बल्कि वो बदसलूकी कर रही थी, बदतमीजी कर रही थी और अपने पति की गंदी करतूतों को सही बता रही थी। नरेंद्र शाह की पत्नी को अपने पति की काली करतूतों पर गर्व हो रहा था। ये सब कुछ तब हुआ जब डॉक्टर्स ने साफ कहा था कि नरेंद्र शाह अब आप ठीक हैं और उसे डिस्चार्ज किया जाए, लेकिन पेट दर्द का बहाना बनाकर नरेंद्र शाह ने खुद को एम्स रेफर करवा लिया और उसी दौरान ये पूरी घटना घटी। जबकि नरेंद्र शाह पर नाबालिग छात्राओं से अश्लील बातचीत का आरोप है और ऑडियो वायरल होने के बाद शाह ने सुसाइड की कोशिश भी की थी। उसके बाद से गिरफ्तारी से बचने के लिए नरेंद्र शाह और उसका परिवार तरह तरह के पैंतरे आजमा रहा है। आप भी देखिए किस तरह से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर धक्का मुक्की न्यूज 18 के रिपोर्टर के साथ कर रही है नरेंद्र शाह की पत्नी। किस तरह से बदतमीजी उसने की है। पहले तो धक्का मुक्की की तस्वीर सामने आई और भारती सकलानी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। भारती सकलानी, आपके साथ हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं किस तरह से नरेंद्र शाह की पत्नी ने धक्का मुक्की की। क्या आपके सवाल थे जो आपने पूछे और क्या उनकी ओर से कहा गया? बदतमीजी का लहजा भी वहां पर जाहिर तौर पर रहा होगा उनकी बातों का। बिल्कुल बदसलूकी करती हुई किरण शाह, जो कि नरेंद्र शाह की पत्नी है, वो करती हुई नजर आई। और ये सिर्फ आज का मामला नहीं है, आज तो वो हाथापाई पे उतारू हो गई। इससे पहले जब भी उनसे मिलने की कोशिश की गई है, लगातार उनका यही रवैया रहा है। न्यूज 18 लगातार इस पूरे मामले को शुरू से दिखा रहा है। जिस दिन से ये ऑडियो हमारे हाथ लगा, सोशल मीडिया पर ये वायरल हुआ, उस दिन से हम इस पूरे मामले में हर एक एंगल से खबर दिखा रहे हैं। उन लड़कियों से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लड़कियों का पक्ष भी हमने जाना जिनके साथ ये अश्लील बातें नरेंद्र शाह करता हुआ नजर आया। और आज भी डॉक्टर से हमने बात की, डॉक्टर से पूछा गया कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है नरेंद्र शाह को, जब उसकी सभी रिपोर्ट्स यहाँ पर नेगेटिव आ गई हैं और बिल्कुल ठीक उन्हें बताया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि वो खुद लगातार ये बता रहे हैं कि उनके पेट में दर्द है और अलग अलग पैंतरे आजमाते हुए अमित वो नजर आ रहे हैं। जब भी उनसे जांच में सहयोग के लिए पुलिस गई बात करने के लिए, तब उन्होंने ये पैंतरा यहाँ पर आजमाया है। इसके अलावा कोई जांच में उन्होंने सहयोग नहीं किया। आज उन्हें एम्स ऋषिकेश लेकर जाया गया और उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जो न्यूज 18 के दर्शक एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं कि कैसे बदसलूकी करती हुई उनकी पत्नी नजर आई है। वो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को भारती, वो हम दिखा रहे हैं नरेंद्र शाह और उनकी पत्नी से इससे बेहतर बर्ताव की उम्मीद की भी नहीं जा सकती है। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि पुलिस क्या कर रही है। नरेंद्र शाह कह रहा है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, कल को वो कहेगा कि उसके सर में दर्द हो रहा है, आगे जाकर वो कहेगा उसके पैर में दर्द हो रहा है। तो पुलिस इतने दर्द के बहाने बनाने के मौके क्यों दे रही है उसको? देखिए, क्योंकि वो लगातार ये शिकायत कर रहा है कि उसके पेट में दर्द है, वो खड़ा नहीं रह पा रहा है। पुलिस आज दून मेडिकल कॉलेज में गई उससे पूछताछ करने के लिए, डॉक्टर से बातचीत की, डॉक्टर ने तमाम रिपोर्ट्स दे दी कि एकदम ठीक है वो। लेकिन पुलिस के हाथ इसलिए यहाँ पर बंधे हुए हैं क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले में क्लीन चिट नहीं मिल रही। अब एंडोस्कोपी की बात की जा रही है। अब एंडोस्कोपी की रिपोर्ट के बाद ही नरेंद्र शाह को पुलिस अरेस्ट कर सकती है जैसे ही वो वहां से आएगा। लेकिन इस पूरे मामले में एक एंगल और यहाँ पर यह है अमित कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की जांच में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन खेल मंत्री की तरफ से अभी तक कोई बयान इस पूरे मामले में नहीं आया है, जबकि महिला मंत्री है, खेल देख रही है, बच्चियों से जुड़ा हुआ मामला है। लड़कियां लगातार ये बात कह रही है कि उनके साथ कई बार कई बार ये लड़कियां कह चुकी है, उनके बयान भी पुलिस दर्ज कर चुकी है। भारती, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और नाबालिग छात्राओं से गंदी बातचीत का आरोपी क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह लगातार पैंतरेबाजी से पुलिस कार्रवाई से बच रहा है और पिछले 6 दिन से लगातार अस्पताल जाने के बाद पुलिस आरोपी शाह के बयान दर्ज नहीं करा पाई।
पूछताछ से बचने के लिए नरेंद्र शाह लगातार बहाने बना रहा है और कभी पेट दर्द तो कभी नींद आने के बहाने उसकी तरफ से बनाए जा रहे हैं। नरेंद्र शाह की जांच के लिए दून अस्पताल में मेडिकल बोर्ड का गठन भी किया गया था और बुधवार को बोर्ड की पूरी रिपोर्ट आएगी। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि नरेंद्र शाह अब पूरी तरीके से फिट है और गिरफ्तारी से बचने के लिए नरेंद्र शाह अब पैंतरे आजमा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब आरोपी नरेंद्र शाह की गिरफ्तारी होगी। आरोपी नरेंद्र शाह देहरादून में क्रिकेट कोचिंग एकेडमी चलाता है और वहां पर छात्राओं के साथ फोन पर संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती करता था, अश्लील बात करता था और आरोपी कोच का एक ऑडियो भी वायरल हो गया था, जिसके बाद कोच ने सुसाइड की कोशिश की थी। हालांकि अब वो ठीक है, जबकि पुलिस को अब तक 3 लड़कियों की और शिकायतें मिल चुकी है इस कोच के खिलाफ। जहां तक उनके स्वास्थ्य की स्थिति का सवाल है, मुझे बताया जा रहा है कि वो डेफिनेटली उनमें सुधार आया है। और अब इस बीच छात्राओं से गंदी बात करने का आरोपी नरेंद्र शाह एम्स ऋषिकेश पहुंच गया है। दून अस्पताल एंडोस्कोपी के लिए शाह को ऋषिकेश पहुंचा दिया गया है और इमरजेंसी में नरेंद्र शाह का चेकअप भी किया गया। शाह ने पेट दर्द की बात कही थी, जबकि अस्पताल सूत्रों का कहना है कि शाह पूरी तरीके से ठीक है, खाना खा रहा है, चल फिर पा रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस से बचने के लिए वो बहाने बना रहा है। क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह आज अपना इलाज कराने ऋषिकेश एम्स पहुंचे हैं और यहां पर डॉक्टरों की टीम उनको परीक्षण कर रही है। आखिर उनके पेट में एंडोस्कोपी की जाएगी, जिससे पता लगेगा उनको क्या बीमारी है। आज पुलिस दून हॉस्पिटल में नरेंद्र शाह को गिरफ्तार करने पहुंची थी, जहां से उन्होंने डॉक्टरों की राय पर ऋषिकेश एम्स का रुख किया और अपने परिजनों के साथ ऋषिकेश एम्स पहुंचे और यहां पर उनका इलाज चल रहा है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। और अब आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब हमारी सहयोगी भारती सकलानी नरेंद्र शाह की पत्नी से सवाल कर रही थी। उन सवालों का जवाब देने के बजाय वो बदतमीजी पर आमादा हो गई, बदसलूकी करने लगी, भला बुरा कहने लगी। इस दौरान उन्होंने हमारी सहयोगी के साथ धक्का मुक्की भी की। ये देखिए, ये नरेंद्र शाह की वाइफ है और ये उनको लेकर यहाँ पर जाया जा रहा है। नरेंद्र शाह को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है और इसको लेकर जो है वो उनकी वाइफ जो है वो लगातार नाराजगी भी जता रही है। मैडम आप क्यों इतना नाराज हो रहे हैं? बेटा आगे मत आना, कोई बात नहीं। तो ये आपने देखा है, गुस्सा भी कर रही है, धक्का मुक्की भी कर रहे हैं, लड़ाई भी यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पर ये लगातार जो है वो नाराजगी भी कर रहे हैं। ये देखिए ये इनका गुस्सा है, ये गुस्सा यहाँ पर जता रहे हैं, ये यहाँ पर अपना गुस्सा जो है वो जता रहे हैं। लेकिन ये आप देखिए कि रेफर जो है वो लगातार। तो मैम गुस्सा किस बात का कर रहे हैं आप? ये बताइए ना, गुस्सा किस बात का? आप यहाँ से रेफर कर रहे हैं ना इनको, इलाज हो रहा है। हम ये बात नहीं कह रहे कि तो और बताइएगा, क्या यहाँ पर अपने पति को डिफेंड करती भी नजर आई उसकी पत्नी? क्योंकि बदतमीजी कर रही है वो तो साफ दिख रहा है तस्वीरों में। बिल्कुल, शुरू से पहले दिन से, जिस दिन से मामला सामने आया, डिफेंड वो कर रही हैं और अलग अलग बहाने बनाती हैं। कभी कहती हैं मेदांता, उनसे जब फोन पर हमने बात की थी, पहले दिन की बात मैं बता रही हूँ यहाँ पर, उस दिन जब इनसे बात की थी तो कहती है कि मेदांता उनको शिफ्ट कर दिया गया, वहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। किरण शाह जो नरेंद्र शाह की पत्नी है, ये भी अकेडमी में उनके साथ थी। मैं बता दूं यहाँ पर ये बात कि ये भी उस अकेडमी का हिस्सा थी, बच्चों को ये भी ट्रेंड करती थी और छोटे बच्चों को ये डील करती थी वहां पर। जबकि नरेंद्र शाह इंटीरियर इलाकों में जाते थे, वहां पर ये कहते थे कि टैलेंट को खोज कर ये ला रहे हैं और उसके बाद उन्हें गेम खिलाते थे, उसके बाद इन्हें टूर्नामेंट में ले जाया जाता था, कैंप इनके करवाए जाते थे। तो इस तरीके से ये दोनों मियाँ बीवी ये कह सकते हैं कि लगातार अपनी अकेडमी को चला रहे थे। इसलिए अब जब ये पूरा मामला सामने आया है इन तीनों बच्चियों का, इन बच्चियों को भी अपशब्द ये कहती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा डिफेंड कर रही हैं, कह रही हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी साफ यहाँ पर हो जाएगा जब इस पूरे होना भी चाहिए, जांच होगी। दूध का दूध और पानी का पानी होना भी चाहिए, लेकिन इनके बर्ताव से तो ऐसे ही लग रहा है कि हम चोरी भी करेंगे, सीना चोरी भी करेंगे, जो करना है कर लो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। देहरादून में एक महिला को सड़क पार करने के दौरान की गई उसकी जल्दबाजी भारी पड़ गई। दरअसल हरिद्वार बाईपास पर एक महिला रोड पार करने की जल्दी में अचानक से एक लोडर के नीचे आ गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।
तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे एक महिला ऑटो से उतरती है, सड़क पार करने लगती है। उसी वक्त चौराहे पर ग्रीन सिग्नल हो जाता है, ट्रैफिक चलने लगता है और सड़क पार करने की जल्दी में महिला अचानक से लोडर के नीचे आ जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सिविक सेंस का बहुत ज्यादा कमी उस एक्सीडेंट में विक्टिम के पास पाई गई। ट्रक के जो ब्लाइंड स्पॉट थे वहां पे जब गाड़ियां रुकी थी तब जो रोड क्रॉस करनी है उन्होंने गाड़ियां जब शुरू हुई तब क्रॉस कर ली। पीछे से भीड़ भाड़ से आप ट्रक के सामने से क्रॉस कर रहे हो, तो इस तरीके के कारण अनफॉर्चुनेटली उस महिला को जान गंवानी पड़ेगी और उसके साथ एक परिवार का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। उत्तराखंड के बहुचर्चित यूके SSS पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने अब तक 56 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और इसी कड़ी में एसटीएफ ने वन दारोगा ऑनलाइन भर्ती प्रकरण आरोपी प्रवीण कुमार को भी अरेस्ट कर लिया है। आरोपी प्रवीण कुमार हरिद्वार में स्वामी दर्शनानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी नाम से एक कंप्यूटर सेंटर चलाता था, जिसके सेंटर में वन दारोगा ऑनलाइन भर्ती परीक्षा केंद्र था। इस इंस्टीट्यूट में 150 अभ्यर्थियों ने 16 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2021 तक अलग अलग चरणों में ऑनलाइन परीक्षा दी थी, जहां पर लैब टेक्नीशियन सचिन की मदद से कई अभ्यर्थियों ने नकल की थी और हर कैंडिडेट से 8 से 10 लाख रुपए नकल के बदले लिए गए थे। एसटीएफ ने आरोपी प्रवीण कुमार को अरेस्टिंग सोनीपत हरियाणा से की थी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने साल 2021 में हुई कनिष्ठ अभियंता एग्जाम मामले में सभी नकलचियों पर बैन लगा दिया है। अब ये सभी नकलची 5 साल तक कोई भी सरकारी भर्ती का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। लोक सेवा आयोग की तरफ से सभी को नोटिस भेजा गया था, लेकिन किसी का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और अब जाकर आयोग ने ये कार्रवाई की। साल 2021 में हुई राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा को लोक सेवा आयोग ने रद्द कर दिया है। एग्जाम में 9 नकलचियों की पुष्टि होने के बाद यह फैसला लिया गया। अब 13, 14, 16 और 18 अगस्त को दोबारा से यह एग्जाम होगा। हल्द्वानी में अवैध रूप से घर के भीतर चल रही मस्जिद का मामला सामने आया। भोटिया पड़ाव के जिस घर में अवैध मस्जिद थी वो सरकारी जमीन पर बना हुआ था और अवैध मस्जिद की शिकायत जैसे ही सिटी मजिस्ट्रेट को लगी उन्होंने इसे सील कर दिया। लेकिन इस मामले ने धार्मिक रंग ले लिया है। देर रात सैकड़ों मुसलमानों ने हल्द्वानी कोतवाली को घेर लिया और हिंदू संगठनों के कुछ लोगों की गिरफ्तारी पर आ गई, जिसके बाद पुलिस ने हिंदू संगठन के कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और विवाद काफी गहरा गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने मामले में चुप्पी साधी है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर जवाब। हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर एक अवैध मस्जिद बनाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए इस मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया को सील कर दिया है। इस समय हम ये सरना कोठी इलाका है भोटिया पड़ाव का, उस घर पे मौजूद हैं जहां पर मस्जिद बनाने का चुपके से काम हो रहा था। ये नीचे बेसमेंट का इलाका है। इस बेसमेंट के इलाके में आप देख सकते हैं चटाइयां, आप देख सकते हैं इस तरह की चटाइयां जो इस्तेमाल होती हैं। अगर मैं क्लोजली आपको कैमरे की निगाह से दिखाऊं तो इस तरीके की चटाइयां मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कुछ टोपियां यहां पर रखी गई हैं अंदर और इसके साथ ही लिखा गया है उर्दू में यहां पर अल्लाह के बारे में। और इस तरफ जो मैं नोटिस दिखाता हूं आपको, ये नोटिस चस्पा किया गया है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा यहां पर बरती जा रही है क्योंकि एक तरीके का धार्मिक विवाद उत्पन्न होने की भी स्थिति पैदा है। यहां पर आप देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि ये जफर सिद्दीकी सन ऑफ रफीउल्लाह का घर है और यहाँ पर जो बेसमेंट है उसमें कुछ निर्माण कार्य चल रहा था, व्यावसायिक संचालन हो रहा था और साथ ही यहाँ पर मस्जिद का संचालन भी हो रहा था, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने इस देर रात पहुंच करके इसको सीज किया है। लेकिन ये पूरा का पूरा मसला जो है एक तरीके से धार्मिक रंग लेता जा रहा है क्योंकि इस पूरे मसले पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने उनके मौलाना के साथ मारपीट की है, जिसके बाद पूरा मामला अब धार्मिक हो चुका है और कुछ हिंदू संगठन के लोगों के खिलाफ बकायदा पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। शैलिन नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। और अगली खबर है देहरादून से। आईएफएस राजीव भरतरी फिर से फॉरेस्ट चीफ बन गए हैं। 15 महीने के बाद दोबारा से भरतरी फॉरेस्ट चीफ बने हैं।
फॉरेस्ट हेडक्वार्टर में राजीव भरतरी ने चार्ज संभाल लिया। 25 नवंबर 2021 को राजीव भरतरी को हटाकर विनोद सिंघल को फॉरेस्ट चीफ बनाया गया था। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद आज फिर से राजीव भरतरी की ज्वाइनिंग हुई है। मुख्यमंत्री धामी के दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन था। आज सीएम धामी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और उत्तराखंड में रेलवे कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने को लेकर बातचीत हुई है, जिसमें दिल्ली से रामनगर और देहरादून से टनकपुर के बीच जन शताब्दी ट्रेन चलाने को लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ ही हरिद्वार से वाराणसी के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने का भी अनुरोध किया गया। ट्रेन जो बाबा विश्वनाथ की धरती से, काशी से हरिद्वार के लिए भी मां गंगा के इस स्थान से लेकर मां गंगा के उस स्थान तक के लिए भी मैंने उनको बात की। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि वंदे भारत एक्सप्रेस का जो भी फिजिबिलिटी जहां से ठीक बन पाएगी, उसका जो क्राइटेरिया होगा उसमें बनाया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की है। सीएम धामी ने कहा कि मुलाकात के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री से सौंग डैम को लेकर भी सार्थक बातचीत हुई है। सौंग डैम बन जाने से जहां एक ओर प्रदेश के लोगों को पीने और सिंचाई के लिए पानी मिल पाएगा, तो वहीं हर साल सौंग नदी से प्रभावित 15,000 लोगों को राहत मिलेगी। निर्मला सीतारमण जी से भी मैंने भेंट करी है, क्योंकि सौंग डैम देहरादून के लिए बहुत आवश्यक है। अगले आने वाले 50 सालों के लिए पानी की जो भी पेयजल की समस्या है, उसका निदान सौंग डैम के बनने से हो पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति से देश वाकिफ है। उज्जैन महाकाल, काशी विश्वनाथ धाम और बाबा केदार के धाम का कायाकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री के निमंत्रण के बाद अब कुमाऊं के सबसे बड़े शिव धाम आदि कैलाश और जागेश्वर को नई पहचान मिलने की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर कुमाऊं में सबसे बड़े शिव धाम जागेश्वर का कायाकल्प कर सकती है। सोमवार के दिन जब मुख्यमंत्री ने दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो सम्मान में भगवान शिव के धाम जागेश्वर की रेप्लिका भेंट की। वहीं बाबा केदार में अपार आस्था रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अल्मोड़ा के जागेश्वर और पिथौरागढ़ के आदि कैलाश आने का न्योता दिया। धामी सरकार के इस कदम का जागेश्वर धाम के पुरोहितों से लेकर पिथौरागढ़ के करीबियों ने स्वागत किया है। अगर हमारे प्रधानमंत्री आते हैं पिथौरागढ़, तो ये मैं मानता हूं कि इस एरिया के लिए वो वरदान साबित होगा, और उनके आने से न सिर्फ इस एरिया का जानकारी लोगों को मिलेगी, और उनके आने के बाद मैं समझता हूं कि यहाँ पर्यटन का बहुत अच्छा विस्तार होने की संभावना है। पुरोहितों और कारोबारियों के इस भरोसे के पीछे की वजह भगवान शिव के धामों को लेकर किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 20 से ज्यादा बार उत्तराखंड आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 6 बार वो बाबा केदार के दरबार में पहुंचे। वहीं 2019 में कॉर्बेट पार्क में डॉक्यूमेंट्री शूट की। इसी बात का असर कॉर्बेट हो या केदारनाथ, हर साल पहुंचने वाले यात्रियों का नंबर बढ़ा है। ऐसे में शिव भक्त प्रधानमंत्री को जागेश्वर और आदि कैलाश लाकर धामी सरकार कुमाऊं में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है। कल मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी को मिले थे और हमने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि एक बार जो है वो जरूर हमारे आदि कैलाश की यात्रा हो, चाहे हमारे जागेश्वर धाम की यात्रा हो, चाहे मायावती आश्रम जो हमारा चंपावत में वहाँ हो, एक बार हमने निवेदन किया है कि प्रधानमंत्री जी वहाँ जरूर आए। उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन हरिद्वार, ऋषिकेश और 4 धाम तक सीमित है। इसी दायरे को बढ़ाने के लिए कुमाऊं के मंदिरों को मानस खंड मंदिर माला मिशन से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री ने जागेश्वर और आदि कैलाश आने का निमंत्रण स्वीकार किया, तो ज्योतिर्लिंगों में शामिल महाकाल, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ की तर्ज पर यहाँ भी तस्वीर बदल सकती है। पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती, अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। दिल्ली में गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, जिसमें मसूरी टनल को लेकर बातचीत हुई है। लिहाजा जल्द ही मसूरी टनल के शिलान्यास की उम्मीद है। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून किमाड़ी रोड के चौड़ीकरण का भी अनुरोध केंद्रीय मंत्री से किया है।
इधर यूथ कांग्रेस ने पिथौरागढ़ में पोस्ट कार्ड अभियान का आगाज किया। प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर की मौजूदगी में यूथ कांग्रेस ने इस अभियान का आगाज किया। युवा कांग्रेस का कहना है कि पोस्ट कार्ड अभियान के जरिए उन सवालों को वो उठाएंगे जो पार्टी के नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी से पूछे थे, और इस अभियान को घर घर तक पहुंचाने के लिए यूथ कांग्रेस ने रणनीति भी बनाई है, जिसके तहत टीमों का गठन हुआ है। हमारी आगामी मुहिम की तैयारियों को लेकर यह एक महत्वपूर्ण बैठक थी। हम लोग पूरे देश भर में पोस्ट कार्ड कैंपेन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से जो सवाल राहुल जी ने संसद में पूछे थे, उन सवालों को पुनः पूछने जा रहे हैं। इस पोस्ट कार्ड कैंपेन को लेकर हम घर घर जाने का काम करेंगे। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन तक प्रदेश के कई इलाकों जैसे मसूरी, देहरादून, टिहरी और पौड़ी में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया। इसके साथ ही कई इलाकों में तेज आंधी के साथ ही बारिश का अनुमान जताया गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की आशंका है, जबकि निचले इलाकों में बारिश हो सकती है और इस दौरान आंधी के साथ ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। केदारनाथ में पिछले कुछ दिनों में पल पल बदलते मौसम की वजह से केदारनाथ धाम को जाने वाले रास्ते में बर्फ कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन की टीम ने ग्लेशियर्स के बीच से रास्ता निकाला हुआ है, लेकिन ताजा बर्फबारी की वजह से एक बार फिर से रास्ता बाधित हो गया है। रास्ते का जायजा लेने के लिए केदारनाथ से जुड़े पुरोहितों की टीम धाम तक पहुंच गई और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अप्रैल में हो रही बर्फबारी के बीच केदारकांठा ट्रैक पर्यटकों से गुलजार थे। कोलकाता के एक ग्रुप ने हरकीदून और केदारकांठा ट्रैक पर पहुंचकर प्रकृति का दीदार किया। इस दौरान कैसे नजारे वहां पर देखने को मिले, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। उत्तरकाशी में पहाड़ों का प्रकृति ने खूब श्रृंगार किया है। यही वजह है कि देश विदेश से लोग यहां ट्रैकिंग के लिए पहुंचते हैं। मार्च के बाद अप्रैल में हो रही बर्फबारी के बीच उत्तरकाशी की वादियां पर्यटकों से गुलजार हैं। कोलकाता से आए एक ग्रुप ने पहले हरकीदून और फिर केदारकांठा ट्रैक पर ट्रैकिंग की। इस बीच पहाड़ों का मौसम और सफेद चोटियां पर्यटकों को खूब भा रही हैं। केदारकांठा ट्रैक की चोटी पर पहुंचकर पर्यटकों ने तिरंगे को फहराते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। दोनों अप्रोच था, एक था हरकीदून और दूसरा था केदारखंड। तो विंटर ट्रैक में हम लोग का चैलेंजिंग था 2 ट्रैक एक साथ करने में, तो हम लोग का सभी मेंबर ने पूरा दोनों ट्रैक ही कंप्लीट किया है। करीब 12,500 फीट की ऊंचाई पर केदारकांठा है। इस पर्यटक स्थल पर लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन दिनों इस ट्रैक पर बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछी हुई है। केदारकांठा पहुंचने पर सूर्योदय का शानदार नजारा देखने को मिलता है। इसके अलावा पर्यटक यहां पहुंचकर स्वर्गारोहिणी, बंदरपुंज, व्हाइट माउंटेन, कालानाग, गरुड़ गंगा और गंगोत्री रेंज चोटियों का भी दीदार कर सकते हैं। केदारकांठा पहुंचे सूर्योदय के लिए। जो सूर्योदय होता है वो भव्य दिव्य होता है और केदार भगवान के दर्शन किए और सूर्योदय के खूबसूरत नजारे के दर्शन किए। अप्रैल के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ट्रैकिंग के इस सफर के दौरान बर्फबारी ने भी पर्यटकों का मन मोह लिया है। बर्फबारी से यहाँ की वादियाँ और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए महाबहस आस्था कौशिक के साथ।